everybody. I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज का सेशन हमारा चैप्टर हीट का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम बचे हुए टॉपिक्स को फ्रॉम द चैप्टर हीट डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के डिस्कशन को आज हम क्लोज करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वेक्शन के साथ. तो कन्वेक्शन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है. सो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर ना मूवमेंट से एक्चुअली मूव करते हैं. जैसे कंडक्शन में क्या हो रहा था, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को हीट का ट्रांसफर हो रहा था. मॉलिक्यूल खुद मूव नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो एक्चुअल में होता है. एंड दिस इज हाउ द transfer of heat takes place in convection. Okay, so this transfer takes place vertically upward. कभी आपने पानी को गर्म किया है रॉड लगाकर? सोचो. या फिर अगर आप फ्राइंग पैन में पानी डालो या दूध डालो और उसको गर्म करो, तो आप क्या देखते हो कि जब आप हाथ डालते हो तो फिंगर से अगर आप टच करो उस दूध को, तो ऊपर जो दूध होता है वो गर्म होता है, लेकिन नीचे ना दूध एकदम ठंडा होता है. क्यों? क्योंकि जो कन्वेक्शन करंट है, अब देखो कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, इसीलिए कन्वेक्शन सॉलिड्स में हीट को ट्रांसफर नहीं करता है. ये मीडियम है इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस. तो गैसेस और लिक्विड्स में जो हीट का ट्रांसफर होता है दैट टेक्स प्लेस बाय दिस प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. अब जो मूवमेंट है हीट का, जो ट्रांसफर है हीट का, वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड होता है. तो जब हम एक फ्राइंग पैन है, इसमें हमने क्या डाला है, इसमें हमने पानी डाला है और अब ना हम इसको यहाँ पर हीट कर रहे हैं. तो क्या होगा, तो पहले यहाँ जो सोर्स ऑफ हीट के पास जो लिक्विड है ना, पहले वो गर्म हो जाएगा. अब क्योंकि ये गर्म हो जाएगा तो ये लेस डेंस हो जाएगा. नाउ इट इज लेस डेंस, सो इट टेंड्स टू मूव अपवर्ड. तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऊपर जो ठंडा वाला पानी है वो बीइंग मोर डेंस वो नीचे बैठ जाएगा. ठीक है. तो जब आप फिंगर से टच करोगे तो ऊपर का जो पानी है वो आपको गर्म लगेगा. वहीं अगर आप फिंगर को थोड़ा डीप डालोगे दूध में या पानी में, तो नीचे वाला पानी ठंडा होगा. ठीक है. इनिशियली मतलब जब आपने अभी दूध गर्म होने ही रखा है तो उसके से 1 मिनट बाद. ओके. एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स जिस पे ये डिपेंड करता है. तो जैसे 1 मिनट बाद अगर आप उसको टच करो तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी. अब क्या होगा कि ऊपर से जो मोर डेंसर जो लिक्विड था वो नीचे आ जाएगा और नीचे से जो लेस डेंसर था वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा. तो ये जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, जिससे ये पूरा का पूरा लिक्विड थोड़ी देर बाद एक सेम टेम्परेचर पे आ जाता है, मतलब पूरा पानी गर्म हो जाता है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स. किसकी वजह से होता है? कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता है. Is that clear? तो I hope the process of convection is clear to you. तो सॉलिड्स में नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो काफी पास पास होते हैं, तो वो मूव नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं. लेकिन लिक्विड्स और गैसेस में इन मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, ये एक्चुअल में होता है. इसीलिए हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस टेक्स प्लेस बाय कंडक्शन, नॉट कन्वेक्शन. By convection, not conduction. So liquids and gases are poor conductors, but they are very good in convection process. Okay? अब liquids के केस में convection को explain करना ना बहुत ज़्यादा easy है, demonstrate करना बहुत easy है. कैसे है? तो एक simple सा experiment करेंगे. आपको चाहिए एक बॉटल. ठीक है. इस बॉटल में को आप अराउंड 3/4 भर दोगे पानी से. उसके बाद नीचे आप पोटेशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल दोगे यहाँ पर. ठीक है. अब क्या करेंगे, अब हम इसको एक स्टैंड के साथ लगा देंगे, जैसे हमें इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है. एंड देन वी विल हीट इट फ्रॉम द बॉटम. अब जब बॉटम से हम इसको हीट कर रहे होंगे ना, तो हम देखेंगे कि कुछ देर बाद ना बीच से, क्योंकि
वो जो हमारे क्रिस्टल्स थे वो सेंटर में थे बॉटल के, तो यहाँ से कन्वेक्शन करंट्स जो हैं वो उठना शुरू होंगे, मतलब वो जो कलर्ड सा पानी है ना वो उठना शुरू होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा एंड थोड़ी ही देर बाद वो ऐसे साइडवेज आके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। तो ये हमें बता रहा है कि कैसे पहले सेंटर से पानी गर्म हुआ, फिर वो ऊपर की तरफ गया, क्योंकि वो लेस डेंस हो गया तो वो ऊपर की तरफ चला गया। अब धीरे धीरे जो नीचे पानी था वो भी गर्म होने लग गया, तो अब वो जो नीचे वाला पानी था वो लेस डेंस हो गया, तो अब वो ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, सो इस तरह ये जो प्रोसेस था ये चलता रहा। तो नीचे से पानी ऊपर गया, फिर ऊपर का नीचे आया, और जो नीचे जो पहले डेंस था अब वो लेस डेंस हो चुका है, अब वो फिर से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया। सो दिस इज हाउ द कन्वेक्शन इन लिक्विड्स हैपन। सो आई होप इस एक्सपेरिमेंट से आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि कन्वेक्शन करंट्स होते कैसे हैं। सो दे स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, देन this moves towards the sides and then towards the bottom of the container. So I hope this is clear. Now coming on to the applications of convection in daily life. तो daily life में convection के applications क्या हैं? देखो, आपने सुना होगा कि हमें अपने रूम के वेंटिलेटर्स थोड़े खुले रखने चाहिए, विंडोज भी खुली रखनी चाहिए ताकि हवा सर्कुलेट होती रहे। सुना है, सबके घरों में बोला जाता है। क्यों बोलते हैं ऐसे? सोचो, तो जब मान लो हम एक रूम में हैं तो हम कंटिन्यूअसली ब्रीद कर रहे हैं, राइट? तो जब हम ब्रीद कर रहे हैं तो बहुत सारी, जैसे जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, ठीक है? एंड इफ यू पुट योर फिंगर नियर योर नोज एंड यू ब्रीद आउट, डू इट विद मी। सो यू विल फील कि ये जो हवा है ना ये थोड़ी गर्म है, गर्म लगती है ना वो हवा। नाउ सिंस दिस एयर इज वार्मर, नाउ क्योंकि ये वार्म है इसीलिए ये क्या है, सो द एयर इज वार्म, सो इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी लाइटर, और लाइट है तो इट राइजेस अप, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब आप रूम में बैठे हो, आपने ब्रीद आउट किया, नाउ द यू एक्सहेल्ड आउट अ वार्म एयर, नाउ वार्म एयर इज लाइटर, इट विल मूव अप, इट इज लेस डेंस, और ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ऊपर जो वेंटिलेटर्स होंगे तो वेंटिलेटर से वो गर्म हवा बाहर चली जाएगी, और जो आपकी विंडोज हैं उनसे फ्रेश हवा अंदर आएगी और वो उस एयर को रिप्लेस कर देगी। तो ये जो एक कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है हवा का ये बना रहता है। तो आपकी जो भी पॉइजनस या टॉक्सिक एयर है वो बाहर चली जाएगी, और जितनी भी व्हाट वी से दैट जितनी भी साफ हवा है, फ्रेश हवा है, वो विंडो से अंदर आएगी। सो दैट इज वेरी गुड फॉर ब्रीदिंग, राइट? दूसरा आता है चिमनीज। तो आपने चिमनीज ऐसे बनी हुई देखी होंगी, इवन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी काफी लंबी लंबी चिमनीज बनाई जाती हैं। क्यों? चिमनी जो होती है, आप देखो एक फैक्ट्री है या फिर एक ऐसी जगह जहां पर कुछ बर्निंग का काम हो रहा है, तो जब कोई चीज बर्न हो रही है तो स्मोक बन रही है। नाउ स्मोक बीइंग अ पॉइजनस थिंग, जिसमें बड़ी सारी पॉइजनस गैसेस होती हैं, सो इट टेंड्स टू राइज अप, ठीक है? वो क्योंकि गर्म होती है, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाके जितना भी हार्मफुल गैसेस हैं वो उस चिमनी से, उस फर्नेस से बाहर चली जाती हैं। तो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है फैक्ट्री के अंदर का, या फिर जो भी वो इंडस्ट्री है उसके अंदर का जो हवा है वो क्लीन हो जाती है। सो दैट इज वाई चिमनीज आर केप्ट एट अ लिटिल हाइट, ऊपर की तरफ को होती हैं, तो उनसे हवा जो है वो बाहर निकलती है। जो भी पॉइजनस टॉक्सिक गैसेस हैं, एयर है, वो सारी बाहर जाती है और फ्रेश एयर जो है वो अंदर आती रहती है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज। तो लैंड और सी ब्रीज में भी पूरा का पूरा ये कन्वेक्शन का ही प्रोसेस होता है। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि जब हम लैंड और सी ब्रीज पढ़ेंगे तो कन्वेक्शन ज्यादा समझ आएगा, तो अभी मैं आपको वही समझाने वाली हूँ कि कैसे होता है लैंड और सी ब्रीज। तो यहाँ पर भी ना हम सेम ही कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, लैंड ब्रीज क्या होता है? लैंड ब्रीज मतलब वो हवा जो लैंड से सी की तरफ चलती है। पहली चीज ये याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? तो वो हवा जो लैंड से सी की तरफ जाएगी वो ठंडी ठंडी हवा, ठीक है? एंड सी ब्रीज इज व्हेन दैट ठंडी ठंडी हवा फ्रॉम सी कम्स टू द लैंड,
ओके तो देखो होता क्या है, अब दिन के टाइम क्या होता है ना, ओके तो हम रात की बात करते हैं, ठीक है। तो रात में क्या होता है कि जो हमारी लैंड है ना वो जल्दी कूल डाउन होती है एज कंपेयर टू द सी। तो क्योंकि लैंड जल्दी ठंडी हो रही है तो लैंड के ऊपर जो हवा है ना वो कैसी है, वो ठंडी है, और सी के ऊपर की हवा जो है वो कंपैरेटिवली गर्म है, इट इज वार्म, ठीक है। अब क्योंकि वार्म है तो वार्म एयर इज लाइटर, इट इज लेस डेंसर, तो वार्म एयर राइजेस अप और यहां से लैंड से वो जो ठंडी ठंडी हवा है इट रिप्लेसेस दैट एरिया, ठीक है। तो यहां से ठंडी हवा जाके उस एरिया में चली जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज, राइट। तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज द वार्म एयर। अब वार्म एयर क्योंकि इट इज लाइटर, इट इज लेस डेंस, सो इट राइजेस अप, और राइज होने के बाद इट गोज टूवर्ड्स द दिस एरिया, सॉरी इट राइजेस अप, और यहां पर कोल्ड एयर जो है इट टेक्स प्लेस ऑफ दिस वार्म एयर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लैंड ब्रीज। अब दिन के टाइम क्या होता है, सो एट डे टाइम व्हाट हैपन्स, धूप आ जाती है तो लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, सी थोड़ा आराम से गर्म होता है, तो जो हवा लैंड के ऊपर है वो ज्यादा गर्म है, ठीक है। नाउ अगेन वार्म एयर लाइटर लेस डेंसर, सो इट राइजेस अप, तो दूसरी तरफ से सी से ठंडी ठंडी हवा जो है वो लैंड की तरफ आती है, और ये जो पूरा लैंड और सी ब्रीज का फिनोमिना है ये हमें ऐसी ही जगह पे दिखाई देता है, मतलब ये एक लोकल फिनोमिना है जो जहां पर लैंड और सी साथ में है वहीं पर हमें ये चीज देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये बात समझ आई है, दोनों लैंड और सी ब्रीज आपको क्लियर हुए हैं। तो हम यहाँ पर कोल्ड एयर का मतलब ठंडी हवा का मूवमेंट के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि कौन सी लैंड ब्रीज और कौन सी सी ब्रीज है। तो जब लैंड से ठंडी हवा सी की तरफ जाती है रात में, दैट इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज, और जब दिन के टाइम सी से ठंडी हवा लैंड की तरफ आती है, सो दैट इज कॉल्ड एज द सी ब्रीज। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, सो दिस लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ना ये दोनों भी एप्लीकेशंस ही हैं कन्वेक्शन करंट्स के इन डेली लाइफ। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज द ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स क्या होते हैं? सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द कन्वेक्शन अगेन। नाउ कमिंग ऑन टू द ओशन करंट्स, तो ओशन में क्या होता है ना कि ओशन होते हैं इक्वेटर के पास, ठीक है, और पोल्स के पास। तो देखो जो इक्वेटर के पास है वहां पर सन से दिन के टाइम पर जो पानी है ना, जो सरफेस वाटर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, वहीं पर पोल्स में ये पानी थोड़ा ठंडा रहता है। तो होता क्या है, वही कन्वेक्शन करंट्स वाली कहानी। तो इक्वेटर में क्योंकि पानी गर्म है तो now this water being lighter it rises up and it replaces the surface water in the poles, ठीक है। तो ये पोल्स के ऊपर जो सरफेस वाटर है उसको रिप्लेस कर देगा गर्म पानी। अब सरफेस का तो समझ आ गया, लेकिन अगर हम नीचे देखें तो नीचे क्या हो रहा है, नीचे पानी ठंडा है, ठीक है, ओशन में नीचे पानी ठंडा है, और अगर हम पोल्स की बात करें तो इट इज कंपैरेटिवली वार्मर। तो वहां पर जो पानी है वो पोल्स से इक्वेटर की तरफ आता है, तो सरफेस पे पानी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, और सरफेस के नीचे से पानी जो है वो पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है। इस तरह ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, इक्वेटर टू पोल और नीचे पोल टू इक्वेटर। तो ये ऐसे ही पानी जो है ये मिक्सिंग होती रहती है एक तरह से, और पानी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहता है। पानी जो है वो एक टेम्परेचर पर मेंटेन्ड रहता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स। वैसे ही अगर आप रेफ्रिजरेटर देखो तो ये जो कूलिंग चेस्ट होती है ना ये यूजुअली रेफ्रिजरेटर्स में टॉप पर होती हैं। क्यों होती हैं? अब हमें पता है कि वार्म एयर जो है दैट इज लाइटर एंड कूल एयर इज डेंसर, ठीक है। तो वार्म एयर ऊपर जाती है, कूल एयर नीचे आती है। अब होगा क्या कि जैसे ही हवा थोड़ी भी नीचे की तरफ गर्म होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर जो हवा है क्योंकि वो ठंडी है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी,
ठीक है। और अगेन जब ये हवा गर्म हो जाएगी, अगेन इट विल स्टार्ट राइजिंग अप और वहां से ठंडी हवा नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो करंट है, कन्वेक्शन करंट, पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये ऐसे ही बना रहता है और फ्रिज का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन गर्म रहेगा और एक पोर्शन फ्रिज का ठंडा रहेगा। नो, इट इज मेंटेन बिकॉज ऑफ दीज कन्वेक्शन करंट्स। So I hope both the examples are clear, applications are clear. कहीं भी कोई भी doubt हो, ask it on ask question section, or you can post your doubts on ask question section of course, and you can come to Learner Hub Swayam class. You have to book a class and you have to book that class with me so that I can help you out with all these things. ठीक है? So let's move on to our next applications now. So the next is the weather stripping. तो जहाँ पर बहुत ठंड होती है ना, वहाँ पर एक तो ऐसी विंडोज में ना ऐसे स्ट्रिप्स लगा दी जाती हैं ताकि छोटे से छोटा, माइन्यूट से माइन्यूट पोर जो हमारी विंडोज में या डोर्स में हो वो बंद हो जाए और हवा जो है वो रूम से बाहर ना जा सके। दूसरा, कर्टन्स को ड्रॉ कर दिया जाता है, मतलब कर्टन्स को पुल डाउन कर दिया जाता है ताकि विंडो और उस कर्टन के बीच में जो एयर का स्पेस बनता है ना, जो एक स्पेस बनता है जिसमें हवा होती है, सो दैट बिकॉज वी नो दैट एयर इज एन इंसुलेटर, तो वो एक इंसुलेटर का काम करती है और रूम में जितनी मतलब जो हवा है वो बाहर नहीं जाती है और जिसकी वजह से रूम जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। सो वेदर स्ट्रिपिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज द रूम हीटर्स। तो आपने देखा होगा रूम हीटर्स हम यूजुअली नीचे लगाते हैं, एसीज हम ऊपर लगाते हैं और रूम हीटर्स नीचे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब हम रूम हीटर को नीचे लगाते हैं तो नीचे की हवा गर्म होती है, वो ऊपर चली जाती है, ठीक है, और ऊपर से ठंडी हवा नीचे आ जाती है और इस तरह ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन बना रहता है और रूम की ओवरऑल जो हवा है वो एक टेम्परेचर पे गर्म बनी रहती है। वहीं पर अगर हम एसी की बात करें तो एसी में क्या होता है, एसी हम यूजुअली ऊपर लगाते हैं ताकि जो गर्म हवा ऊपर जा रही है वो भी ठंडी होके वापस नीचे आए, नीचे से फिर हवा जो है वो ऊपर जाएगी, जो गर्म हो जाएगी वो ऊपर जाएगी, वो भी ठंडी होके वापस नीचे आएगी। तो ये जो सर्कुलेशन है हॉट एंड कोल्ड एयर का, ये ऐसे ही चला रहता है, राइट। सो आई होप ये आपको समझ आ रहा है। बेसिक अगर आप समझ चुके हो ना तो आपको ये हर एक एग्जाम्पल समझ आएगा। अब आपने देखा होगा कि फायरमैन यूजुअली जहां पर फायर लगी होती है ना वहां पर एकदम ऐसे क्रॉल करके जाते हैं उस बिल्डिंग में। क्यों? क्योंकि गर्म हवा क्योंकि राइज अप हो चुकी है, ठीक है, अगर वो खड़े होके जाएंगे तो वो जो ऊपर गर्म हवा है उससे वो जल सकते हैं, तो वो एकदम क्रॉल करके जाते हैं ताकि नीचे जो ठंडा ठंडा स्पेस है उससे निकलकर जो जिनको भी बचाना है, लोगों को बचाना है या फिर जो भी उनका काम है वो करना है तो वो आराम से कर सके, ठीक है, विदाउट एनी डैमेज टू देमसेल्व्स, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखने का है, एक है हमारे पास हॉट एयर, ठीक है, दूसरी है हमारे पास कोल्ड एयर। नाउ हॉट एयर बीइंग वार्म, इट इज लाइट एंड इट rises up, whereas cold air being cold, it is heavy and it comes डाउन। तो जितनी भी हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेंगे, एग्जाम में एप्लीकेशंस ही पूछेंगे, तो दे विल आस्क यू अ रीजन कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप हर एक क्यों का आंसर जो है बहुत इजीली दे लोगे। ओके, सो आई होप कन्वेक्शन करंट आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे रेडिएशंस की तरफ। नाउ कमिंग ऑन टू द रेडिएशन। सो रेडिएशन भी एक हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर डायरेक्टली होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो वन बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर एंड अनदर बॉडी इज एट लोअर टेम्परेचर। तो जो हॉट बॉडी होती है उससे कोल्ड बॉडी को हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम। कौन सा मीडियम है वो उसको अफेक्ट किए बिना, राइट। तो अब अगर हम कन्वेक्शन और कंडक्शन की बात करें तो वहां पर हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हीट का ट्रांसफर हो सके, लेकिन रेडिएशन एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जहां पर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो इन वैक्यूम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ओनली बाय रेडिएशंस, ठीक है। अब जैसे कि बहुत गर्मी है,
आप खड़े हो, धूप आ रही है, तो धूप आप तक कैसे पहुंच रही है? क्या वो कंडक्शन है, क्या वो कन्वेक्शन है? तो दोनों में से कोई भी नहीं है, बिकॉज वो जो हीट है ना वो आप तक पहुंच रही है और बीच में बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पर कोई मीडियम ही नहीं है, तो वो जो हीट है वो आ रही है वैक्यूम से। सो दिस मीन्स कि रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है इन वैक्यूम ओनली, राइट? तो मतलब सिर्फ रेडिएशन है, वी विल लीव कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। सिर्फ रेडिएशन एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जहां पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है बाय रेडिएशंस। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स। अगर आप धूप में बैठे हो ना, तो जब आप धूप में बैठे होते हो तो आपको गर्मी लगती है ना, धीरे 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 आपकी बॉडी गर्म होती है, राइट? कैसे? क्योंकि वो जो सन की रेडिएशंस आ रही हैं वो जब आप तक पहुंच रही हैं तो अब आपको गर्मी फील होना शुरू हो रही है, ठीक है? तो वो सन की रेडिएशंस की वजह से हो रहा है। दूसरा, अगर आप आज विंटर्स हैं, आप आग जला के बैठे हो, तो वो कुछ एरिया जो होता है वो मतलब अराउंड दैट फायर वो गर्म हो जाता है और आपको भी गर्म ही फील होता है। वैसे ही अगर आप एक बल्ब को जो थोड़ी देर ऑन रहा है, अगर आप उसके पास जाके ऐसे नीचे हाथ लगाओगे ना, यू विल फील दैट रेडिएशंस। You are not touching that bulb. थोड़ी सी दूर हाथ रखोगे तो you will feel a little warmth. So that again that heat is getting out of that bulb by radiation और वो बल्ब से आपके हाथ तक रेडिएशन के थ्रू पहुंच रही है। The next one is the experimental observations. अब ये देखा गया है ना कि जो हीट रेडिएशंस है, हम इनको रेडिएशंस भी कई बार बुलाते हैं, कई बार हीट रेडिएशंस भी बुलाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना हीट रेडिएशंस का, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम सन से खुद तक देखें तो हम तक वो रेडिएशंस पहुंच रही हैं। डू यू नो विच स्पीड पर आ रही हैं? सोचो सोचो सोचो, वो वही स्पीड है जो लाइट की स्पीड थी। क्या थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हीट रेडिएशंस का जो ट्रांसफर होता है और लाइट का जो मूवमेंट है, जो स्पीड है, वो दोनों की सेम ही है। बस फर्क इतना है कि लाइट जो है इट गिव्स अस दैट सेंसेशन ऑफ विजुअल सेंसेशन, राइट? सेंसेशन टू सी, सेंसेशन ऑफ साइट। लेकिन हीट जो है वो हमें देखने में नहीं हेल्प करता है, वो जस्ट हमें एक हीट का एक गर्म चीज की फील आती है उससे, बस हमें हीट मिलती है, राइट? हमें सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है रेडिएशंस के थ्रू। नाउ एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ब्लैक है या फिर डल सरफेसेस है ना, वो क्या करते हैं, वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। अब मेरे पास ये ब्लैक पेन है, तो ये क्या करेगा, ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और बहुत कम रेडिएशंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी, राइट? दूसरा, जितने भी वाइट और शाइनी सरफेसेस होते हैं ये रेडिएशंस कम एब्जॉर्ब करते हैं और उनको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और कम एब्जॉर्ब करते हैं। ब्लैक और डल सरफेसेस जो हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट कम करते हैं। तो ऐसा तो हम देखते ही है ना कि गर्मियों में हम क्यों वाइट मतलब बिल्कुल लाइट शेड, पेस्टल शेड्स पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, राइट? तो क्योंकि वो लाइट होते हैं तो वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्मी भी कम लगती है। वहीं पर विंटर्स में हम डार्क कपड़े पहनते हैं क्योंकि जब हीट रेडिएशंस आती हैं तो वो हीट रेडिएशंस हमारी बॉडी में हमारे उन कपड़ों से एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं और कम रिफ्लेक्ट होती हैं। इसीलिए वी चूज टू वेयर वाइट इन समर्स and black in winters. Okay, so this is the first application of this process of heat transfer, that is radiation. दूसरा बहुत कॉमन है घर में, तो घर में आपने देखा होगा कि जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं ना उनका जो नीचे वाला सरफेस होता है वो यूजुअली ब्लैक होता है। क्यों? क्योंकि जब आप हीट करोगे तो ये जो ब्लैक सरफेस है ना ये मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बहुत कम रिफ्लेक्ट करेगा, और जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी ही जल्दी हमारा खाना अंदर कुक होगा, राइट? तो आज समझ आया कि वो क्यों होते हैं नीचे से ब्लैक सरफेसेस। द नेक्स्ट वन इज द हीटर्स। तो हीटर्स में अगर आप देखोगे ना तो ये देखो पीछे जो रिफ्लेक्टर है ना ये आपको एकदम ऐसे शाइनी सिल्वर सा देखने को मिल रहा है ना? तो ये जो शाइनी सिल्वर सरफेस होता है इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स हीट, ठीक है, एंड इट एब्जॉर्ब्स लेस हीट,
ठीक है, बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो रेडिएशंस हैं ये दूर दूर तक हमारे रूम में फैलती हैं और हमारा रूम जो है वो गर्म हो जाता है. Okay, so I hope you understood the applications of radiations. Now coming on to the differences between conduction, convection and radiation. तो पहली चीज ये है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में ही हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पर रेडिएशन के केस में हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है. द नेक्स्ट थिंग इज कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम. क्यों? क्योंकि हमने देखा था सॉलिड में हो रहा था, सॉलिड में एक के साथ एक मॉलिक्यूल ऐसे बिल्कुल एक के साथ एक मतलब जुड़ा हुआ था, राइट. तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से नेक्स्ट ऐसे हीट का ट्रांसफर हो रहा था. वहीं पर अगर हम कन्वेक्शन में देखें तो भी जो ट्रांसफर है ना वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को हो रहा है. तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर कर रहा है, वो नेक्स्ट को कर रहा है, वो नेक्स्ट को, मतलब बेसिकली ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का. तो वैसे ही पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर होता है. तो इन दोनों के केस में मीडियम रिक्वायर्ड है और ये दोनों ही वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है. लेकिन रेडिएशन सिर्फ एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जो वैक्यूम में पॉसिबल है. ओके, द नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट लीव देयर मीन पोजीशन. तो हमने पढ़ा है, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है. क्या पढ़ा था हमने कि एक मॉलिक्यूल है सॉलिड का, वो अपनी ही जगह पे खड़ा रहेगा और ऐसा नहीं है कि उसमें मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट होगी, लेकिन वो सिर्फ अपनी इसी मीन पोजीशन के अराउंड मूव करता रहेगा. मूव करेगा, बहुत कम मूव करेगा, लेकिन अपनी ही मीन पोजीशन के अराउंड वो वाइब्रेट करता रहेगा. वहीं पर अगर आप कन्वेक्शन देखोगे ना, तो कन्वेक्शन में ये जो पार्टिकल्स हैं, दे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम लीव देयर मीन पोजीशन एंड दे मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो ऐसा हमने एक पिक्चर देखी थी ना जिसमें ऊपर की तरफ को एरोस थे, तो नीचे से पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ को मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, और ऊपर से जो है फिर वो कैसे आएंगे, नीचे को आएंगे. सो दिस इज हाउ दे लीव देयर पोजीशन एंड they are in a continuous motion, whereas in case of radiations medium remains unaffected. ठीक है, मीडियम में कोई मूवमेंट नहीं, मीडियम का कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं होता है. सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस. तो कोई भी डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना, नहीं तो स्वयं एक क्लास बुक कर लेना. द नेक्स्ट डिफरेंस इज कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर जो है वो किसी भी डायरेक्शन में होता है. मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड के वो ऐसे हैं, ठीक है. तो अब मान लो ये वाला मॉलिक्यूल हीट अप हो गया है, तो ये यहाँ को भी हीट ट्रांसफर करेगा, यहाँ को भी, तो ये किसी भी डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर करेगा. वेयर एज इन केस ऑफ कन्वेक्शन जो हीट का ट्रांसफर होता है, सो रिमेंबर दिस पिक्चर, ये तो वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. वहीं पर रेडिएशन के केस में हीट का ट्रांसफर सब डायरेक्शन में होता है बट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि लाइट में होता था, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है. तो यहाँ पर भी जो मूवमेंट है वो किसी भी डायरेक्शन में होगा, इन ऑल द डायरेक्शंस, बट ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लेना. ओके, द नेक्स्ट वन इज अगर कंडक्शन में हम देखें मीडियम का जो मतलब जो ट्रांसफर ऑफ हीट का प्रोसेस है दैट इज क्वाइट स्लो. Convection में it is faster, whereas in case of radiation this process is fastest and the transfer of heat takes place with the speed of light. सोचो सन कितनी दूर है, वहां से हम तक बहुत फास्ट पेस पर एनर्जी जो है वो हम तक, हीट एनर्जी जो है वो हम तक पहुंच जा रही है. सो दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर. विच वन? रेडिएशंस. और अगर हम इनमें हीट ट्रांसफर की स्पीड देखें तो सबसे फास्टेस्ट है रेडिएशन, उससे कम है कन्वेक्शन, और सबसे कम स्पीड पे जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है कंडक्शन में. Is that clear? Okay. So now coming on to the last topic of today, that is thermos flask. सभी ने देखी है, आजकल तो सभी यूज करते हैं गर्मियों में, सर्दियों में पानी को गर्म रखने के लिए, पानी को ठंडा रखने के लिए. तो बस इसी को देखेंगे कि ये ऐसी क्यों होती हैं कि गर्म पानी जो है वो गर्म रहता है और ठंडा पानी ठंडा रहता है. तो अब अगर आप इस सेटअप को देखोगे ना, तो हमारी जो थर्मस फ्लास्क है वो कैसी होती हैं. तो वो एक पहली बात है कि दे आर डबल वॉल्ड, ठीक है, उनमें डबल वॉल्स होती हैं. तो एक होती है
अंदर वाली वॉल और एक होती है बाहर वाली वॉल, ठीक है। तो मान लो ये है इनर वॉल, ये है आउटर वॉल, राइट। इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है जो कि वैक्यूम होता है, राइट। सो देयर इज नो मीडियम, दैट इज अ वैक्यूम स्पेस। अब इनर की जो ये आउटर वाली वॉल है और इस आउटर वॉल की ये जो इनर वाली साइड है, बेसिकली ये जो साइड्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं ना, ये दोनों ही सिल्वर्ड होती हैं, मतलब सिल्वर एक शाइनी सरफेस, शाइनी मटेरियल से कवर्ड होती हैं। और जो चीजें शाइनी होती हैं वो कैसी होती हैं, दे आर लेस एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है। वो हीट को लेस एब्जॉर्ब करती हैं और उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अगर कहीं से भी हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो एब्जॉर्प्शन जो है वो ये दोनों सरफेसेस जो है एक वॉल से दूसरी वॉल को जाने ही नहीं देते हैं। तो बेसिकली कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू ये जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, ये रुक जाता है। अब ये पूरा जो केस है इसके ऊपर ये, इसको हम एक प्लास्टिक केस में डालते हैं और ऊपर एक कॉर्क स्टॉपर लगा होता है और नीचे शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा सेटअप है ये इस प्लास्टिक केस के भी कांटेक्ट में नहीं होता है और ये कॉर्क स्टॉपर जो है ये उसको अपनी पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ ऑल दीज things, silvered wall, double wall, plastic case, this cork stopper, all of them prevent the movement of or the transfer of heat by conduction or convection process। इसीलिए एक थर्मस फ्लास्क में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक गर्म या फिर ठंडा रहता है। तो मतलब गर्म पानी गर्म और ठंडा पानी ठंडा रहता है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आज आपको समझ आ गया होगा कि जो बॉटल्स आप यूज़ कर रहे हो वो कैसे बनी होती हैं। तो आज मम्मी को ज़रूर ये प्रोसेस एक्सप्लेन करना ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे, मतलब जितना किसी और को समझाने की कोशिश करोगे, उतने ही क्वेश्चंस अराइज होंगे और जब आप उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढोगे तो आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। Done? Okay. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. I hope you understood the concepts of convection and radiations. कोई भी doubt हो, ask it on Ask Question section, or you can post your doubts on LearnoHub Swayam. I mean, you can book a class on LearnoHub Swayam and we will sit together and I will clear your doubts. All right. So I'll see you next time with the next chapter. Till then, you all take care, and as you all know, LearnoHub मतलब free है पर best है.